कोची गुआज घाटी में बना स्तूप लोगों को शांति का अनुभव कराता है। वाकई यह देखकर गर्व होता है। भारत की प्राचीन धारा दुनिया तक पहुंच रही है। दूर दराज के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। साथियों, बौद्ध परंपरा हमें प्रकृति से जुड़ना भी सिखाती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान एक वृक्ष के नीचे मिला था। प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देश में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं। कर्नाटका में कर्मा मोनेस्ट्री इसका अच्छा उदाहरण है। यह मठ एक जीवंत वन क्षेत्र है जो 100 एकड़ में फैला है। इस वन में 700 से अधिक देसी वृक्षों को संरक्षित किया गया है। साथियों, बुद्ध का संदेश सिर्फ अतीत नहीं है, यह आज भी प्रासंगिक है और भविष्य के लिए भी जरूरी है। बुद्ध पूर्णिमा का यह अवसर प्रेरणा देता है। हम अपने जीवन में शांति बढ़ाएं, करुणा अपनाएं और संतुलन के साथ आगे बढ़े। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी जानते हैं हमारे देश में अब 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष की जयंती से लेकर 30 जनवरी यानी गांधी जी की पुण्यतिथि तक गणतंत्र का महोत्सव मनाया जाए। इसी महोत्सव का अहम हिस्सा होता है बीटिंग रिट्रीट। आज मैं आपसे बीटिंग रिट्रीट की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि इसके पीछे खास वजह। साथियों, आपने देखा होगा यह समारोह देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के संरक्षण की प्रेरक कहानियां सामने आई है। ये कहानियां हमें उम्मीद देती है और गर्व से भर देती है। मैं मन की बात के श्रोताओं से कुछ उदाहरण साझा करना चाहता हूं। इनको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। पहले बात कच्छ के रण की। बरसात खत्म होते ही यहाँ की धरती जीवंत हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं। पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यही घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखा जी के बाराती कहते हैं। अब लाखा जी के बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए। गांव की ओर आते हैं, इससे टकराव की आशंका बढ़ती है। लेकिन अब यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। गांव के लोग ही टीम बनाकर हाथियों पर नजर रखते हैं। वे समय रहते लोगों को सतर्क करते हैं। इससे टकराव कम हो रहा है और लोगों में भरोसा बढ़ रहा है। साथियों, मध्य भारत से भी एक अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक बक यानी काले हिरण फिर से दिखाई देने लगे। एक समय इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन लगातार प्रयास हुए और संरक्षण बढ़ाया गया। आज ये फिर से खुले मैदानों में दौड़ते नजर आते हैं। ये हमारी खोती विरासत की वापसी है। ऐसी ही उम्मीद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के संरक्षण में भी दिख रही है। ये पक्षी हमारे रेगिस्तानी इलाकों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन एक समय इसकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हालत ये थी कि ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। लेकिन अब इसके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं और अब नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है। साथियों, प्रकृति और मानव अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथी हैं। जब हम प्रकृति को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ मिलकर चलते हैं तो बदलाव साफ दिखाई देता है। आज यही बदलाव देश के कोने कोने से नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, नॉर्थ ईस्ट
हम सब के लिए अष्टलक्ष्मी है। यहाँ भरपूर टैलेंट है और नॉर्थ ईस्ट की प्राकृतिक सुंदरता भी सबका ध्यान खींचती है। मन की बात में भी हम अक्सर नॉर्थ ईस्ट के लोगों की उपलब्धियों पर चर्चा करते आए हैं। आज ऐसी ही एक और उपलब्धि की मैं आपसे चर्चा करूंगा और वो है बैम्बू सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट की सफलता। साथियों, जिस चीज को कभी बोझ के रूप में देखा जाता था, वह आज रोजगार, कारोबार और इनोवेशन को नई गति दे रही है। हमारी माताएं, बहनें इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बैम्बू की परिभाषा बदल देने से कितना बड़ा परिवर्तन आया है। साथियों, अंग्रेजों के बनाए कानून के हिसाब से बैम्बू को पेड़ के रूप में परिभाषित किया गया था और इससे जुड़े नियम बहुत कड़े थे। कहीं पर भी बैम्बू को ले जाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में यहाँ के लोग बांस से जुड़े काम धंधे से दूर होते गए। साथियों, साल 2017 में कानून में बदलाव करके हमने बैम्बू को पेड़ की कैटेगरी से बाहर किया, जिसके नतीजे सबके सामने थे। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू सेक्टर फल फूल रहा है। लोग लगातार इनोवेशन करके इसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। साथियों, त्रिपुरा के गोमती डिस्ट्रिक्ट के विजय सूत्रधार और साउथ त्रिपुरा के प्रदीप चक्रवर्ती, उन्हीं की बात कर रहे। इन्होंने नए कानूनों को अपने लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा। फिर इन्होंने अपने काम को टेक्नोलॉजी से जोड़ा। आज वे पहले से कहीं बेहतर और कहीं ज्यादा बांस के उत्पाद बना रहे हैं। नागालैंड के दिमापुर और आसपास के इलाकों में कई ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिन्होंने बैम्बू से जुड़े फूड प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन किया है। वहां खोरोलो क्रिएटिव क्राफ्ट जैसी टीमें भी हैं जो बांस के फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट पर काम कर रही है। साथियों, मिजोरम के मामित जिले में ऐसी टीमें हैं जो बांस के टिश्यू कल्चर और पॉली हाउस मैनेजमेंट पर काम कर रही है। मुझे सिक्किम में गंगटोक के करीब लाग स्थल बाम्बू एंटरप्राइज टीम के बारे में भी पता चला है। यह बैम्बू से हैंडीक्राफ्ट, अगरबत्ती स्टिक्स, फर्नीचर और इंटीरियर डेकोर आइटम्स बनाती है। साथियों, मैंने यहाँ पर कुछ ही उदाहरण दिए हैं। देश में बैम्बू सेक्टर के सफलता की लिस्ट काफी लंबी है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट का कोई न कोई बांस का उत्पाद जरूर खरीदें। आप इसे गिफ्ट के रूप में भी दे सकते हैं। आपके इस प्रयास से उन लोगों का हौसला बढ़ेगा जो बैम्बू प्रोडक्ट को बनाने में अपना पसीना बहाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, तेजी से बदलते हुए समय में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गई है। आज हम अपने अतीत को वर्तमान से जोड़ने में भी टेक्नोलॉजी का कमाल देख रहे हैं। इस दिशा में हाल ही में एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जिससे शिक्षा से जुड़े लोग और इतिहास में रुचि रखने वाले बहुत खुश हुए हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने एक विशेष पोर्टल पर एक अनोखा डेटाबेस शेयर किया है। इस संस्था ने 20 करोड़ से भी ज्यादा अमूल्य दस्तावेजों को डिजिटाइज कर सार्वजनिक किया है। इनमें से कुछ तो बहुत ही दिलचस्प है। 7वीं शताब्दी की गिलगित पांडुलिपियां भोजपत्र पर लिखी हुई है। यहाँ आपको 8वीं शताब्दी का एक रोचक ग्रंथ श्री भुवालय भी देखने को मिलेगा। अंकों पर आधारित यह ग्रंथ एक ग्रिड के रूप में है। रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े कुछ अहम पत्र भी आप यहाँ देख सकते हैं। इनसे 1857 में उनके द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों का पता चलता है।
जो उनके पराक्रम को दर्शाते हैं। जो लोग नेताजी सुभाष के बड़े प्रशंसक हैं, उनके लिए यहाँ नेताजी के जीवन, आजाद हिंद फौज और उनकी स्पीच से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनसे जुड़े कई डॉक्यूमेंट भी मिलेंगे। इनमें बीएचयू की स्थापना और हिंदी साहित्य सम्मेलन से जुड़ी अहम जानकारियां हैं। यहाँ हमारे संविधान सभा से जुड़े कई अनोखे दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप www.abhilekpatal.in को जरूर विजिट करें। यह आपको अपने इतिहास का अद्भुत अनुभव देगा। साथियों, जरा कल्पना कीजिए, आप दुनिया भर के सबसे प्रतिभाशाली लोगों के बीच हैं। आपके पास गणित के बहुत ही कठिन सवाल हैं। इन्हें सुलझाने के लिए समय है केवल 4.5 घंटे, यानी वक्त बहुत कम है और कंपटीशन इंटरनेशनल है, बहुत तगड़ा है। ऐसी स्थिति में नर्वस होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमारी बेटियों ने कमाल कर दिया। इस महीने की शुरुआत में फ्रांस के बोर्डो में यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का आयोजन हुआ था। मैथ्स में गहरी रुचि रखने वाली स्कूली छात्राओं के लिए यह एक बड़ी प्रतियोगिता थी। यह दुनिया के सबसे सम्मानित प्रतियोगिताओं में से एक है। इस ओलंपियाड में हमारी बेटियों ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुझे इस प्रतिभाशाली टीम पर बहुत गर्व है। इसमें मुंबई की श्रेया मुंदड़ा, तिरुवनंतपुरम की संजना चाको, चेन्नई की शिवानी भरत कुमार और कोलकाता की श्रीमयी बेरा शामिल थी। इसमें हमारी टीम विश्व में 6ठे स्थान पर रही। श्रेया ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रख दिया, संजना ने सिल्वर, तो शिवानी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। साथियों, इस ओलंपियाड के लिए भारत में जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो अपने आप में बहुत कठिन है। इसका एक मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें रीजनल, स्टेट और नेशनल लेवल पर कठिन चुनौतियों को पार करना होता है। इसके बाद सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राएं 1 महीने के मैथमेटिक्स ट्रेनिंग कैंप में शामिल होती है। यह कैंप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में आयोजित होता है। इस कैंप के आखिर में टीम सिलेक्शन टेस्ट होता है। इसमें परफॉर्मेंस के आधार पर ही भारत की टीम चुनी जाती है। साथियों, हर वर्ष देश भर की करीब 6 लाख स्टूडेंट्स इस मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम में हिस्सा लेती है। समय के साथ यह संख्या लगातार बढ़ रही है, यानी देश की बेटियों के बीच ओलंपियाड का यह कल्चर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इन होनहार बेटियों को सपोर्ट करने के लिए मैं उनके पेरेंट्स की भी सराहना करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी
दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्व गणना का काम पूरा हो गया है वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है, यह गोपनीय रखी जाती है। डिजिटल सुरक्षा के साथ इसे सुरक्षित किया जाता है। आइए हम सब मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लें, जनगणना 2027 को सफल बनाएं। साथियों, हमारे देश में खाने पीने की परंपरा सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं रही है। इसी परंपरा का एक दिलचस्प हिस्सा है भारत की चीज। कुछ दिन पहले मैंने ट्वीट के माध्यम से एक जानकारी साझा की थी। ब्राजील में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय चीज प्रतियोगिता में भारतीय चीज के 2 ब्रांड्स को प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। इस उपलब्धि की चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब हुई। कई लोगों ने मुझसे कहा कि भारत में चीज की जो विविधता है उस पर भी बात होनी चाहिए। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इस सेक्टर में वैल्यू एडिशन ने हमारे पारंपरिक स्वाद को एक नई पहचान दी। आज भारतीय चीज दुनिया भर में अपनी जगह बना रही है। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर, दुनिया की प्लेटों में भारत का स्वाद पहुंच रहा है। जम्मू कश्मीर की करारी चीज को ही लीजिए, इसे कश्मीर का मोजेरेला कहा जाता है। गुजर बकरवाल समुदाय के लोग पीढ़ियों से इसे बनाते और खाते आए। वहीं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में छुरपी बहुत प्रसिद्ध है। पहाड़ों की सादगी और कोमलता इसके स्वाद में भी महसूस होती है। इस चीज की खास बात यह है कि इसे याक के दूध से बनाया जाता है। साथियों, महाराष्ट्र और गुजरात में टोपनीनू पड़ी, जिसे सुरती चीज भी कहा जाता है, वह भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। मैंने सिर्फ कुछ नाम लिए, लेकिन हमारे देश में स्वाद की यह दुनिया बहुत व्यापक है। आज इस परंपरा को नई ताकत मिल रही है। अनेक भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। आधुनिक तकनीक आ रही है, बेहतर पैकेजिंग हो रही है और हमारे उत्पाद वर्ल्ड स्टैंडर्ड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी का परिणाम है कि भारतीय चीज अब देश की सीमाओं से निकलकर दुनिया के बाजारों और रेस्तरां तक पहुंच रही है। आज हम लोकल से ग्लोबल की बात करते हैं, उसमें भारतीय चीज का उदाहरण हमें आगे की दिशा दिखाता है। मुझे विश्वास है भारत का स्वाद, भारत की परंपरा और भारत की गुणवत्ता दुनिया के लोगों को एक नया अनुभव देगी और भारत से एक नया जुड़ाव भी बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, इस महीने देश के कई हिस्सों में नववर्ष सहित अनेक पर्व त्योहार मनाए गए।
कुछ ही दिन बाद 9 मई को पोचिशे वैशाख के अवसर पर हम गुरुदेव टैगोर की जन्म जयंती मनाएंगे। गुरुदेव बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक महान लेखक और विचारक तो थे ही, उन्होंने कई प्रसिद्ध संस्थानों को भी आकार दिया। गुरुदेव टैगोर लोगों के लिए ऐसे उद्योगों के पक्षधर थे जिनमें स्थायी रोजगार मिलने के साथ ही गांवों का भी कल्याण हो। उनके रविंद्र संगीत का प्रभाव आज भी दुनिया भर में बना हुआ है। मेरे लिए शांति निकेतन की यात्राएं अविस्मरणीय रही। यह वही इंस्टीट्यूशन है जिसे उन्होंने पूरे समर्पण भाव से सींचा और संवारा था। उन्हें एक बार फिर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। साथियों, मई का महीना 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद भी दिलाता है। मैं मां भारती की सभी वीर संतानों को नमन करता हूं जिन्होंने लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत की थी। यह समय स्कूली बच्चों की छुट्टियों का भी होता है। मेरा आग्रह है कि वे अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद लें और कुछ नया सीखने का प्रयास करें। गर्मियों के इस मौसम में आप सभी अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें। अगले महीने आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए विषयों के साथ, देशवासियों की कुछ नई उपलब्धियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी हम सब मिलकर सुन रहे थे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 133वां संस्करण। और आप जानते हैं कि इस वक्त हम सबों के बीच इस धरती का होनहार बेटा और बिहार का यशस्वी नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी यहां उपस्थित है। एक बार खड़े होकर आप सब खड़े होकर अपनी जगह पर खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री की शपथ के बाद पहली बार हम सबों के बीच आकर आपने ये प्रमाणित कर दिया कि आपके दिलों में आज भी यहाँ की जनता के लिए वही स्नेह, वही सम्मान विराजमान है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपके राजनीतिक अनुभव, संगठन क्षमता और नेतृत्व कौशल बिहार के उस सम्मानित राजनीतिक स्तंभ के रूप में स्थापित करता है जिस पर हम सबों को गर्व है। आपके बारे में यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपके मुखार बिंद की वो मुस्कुराहट, आंखों की चमक और चेहरे पर जो भाव है वो हम सबों के दिलों में यह ख्वाब उत्पन्न करता है कि बिहार एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने वाला है। हम सब दिल की गहराइयों से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर उपस्थित तमाम जनसमूह आज आपको सुनने के लिए बेताब है। यहाँ पर जिस अनुभव के साथ हम लोग उपस्थित हैं, यह एहसास लेकर दिलों में जाएंगे, क्योंकि मन की बात को हमारे साथ सुनकर आपने आज इस बैजल की पावन भूमि को एक नया इतिहास के अध्याय में, नया पन्ने की तरह जोड़ने का जो काम किया है, इसके लिए सदैव हम लोग आभारी रहेंगे। मंच पर बुलाने से पूर्व आपकी इजाजत से मैं 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं कि जब तक सूरज चांद मेरे साथ में रहे, तब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और साख से टूट जाए पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो औकात में रहे। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए हम सब आग्रह करें कि आप मंच पर आएं। और उनसे पूर्व नूतन कुमारी जी हम सबों के बीच में हैं, असरगंज की प्रमुख के तौर पर। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने शब्दों से हम सबको विभूषित करें। मैं नूतन कुमारी असरगंज प्रखंड प्रमुख, मैं मुख्यमंत्री के अभिनंदन करती हूँ। मुझे जनता से अनुरोध है, मेरे अमैया पंचायत में महाविद्यालय होना चाहिए, महिला महाविद्यालय, और खेलने के लिए एक खेल मैदान होना चाहिए। मैं सभी जनता का अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिल्कुल बड़े ही सहज भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम सब की जो उम्मीदें हैं उसको आपने रखा है।
लेकिन ये विश्वास बलवती करता है सर आपकी उपस्थिति कि जिस तरह से इस धरती से जहां जन समुदाय ने आपको अपना प्रतिनिधि चुना, उस यात्रा को एक नया पड़ाव देकर इस धरती के मुकुट पर एक नया मणि जड़ते हुए मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बावजूद भी जिस सहजता के साथ आप हम सबों के साथ उपस्थित होकर मन की बात के इस कार्यक्रम को सुनने का जो आपने साहस दिखाया है, इसके लिए हम लोग नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हम सबका साथ, विश्वास और सानिध्य यूं ही आपके साथ जुड़ा रहेगा। बिहार एक नई कहानी लिखने के लिए आपके नेतृत्व में तैयार है और उसका जो भार है वो आपके जिम्मेदार कंधों पर है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि एक बार करतल ध्वनियों का वो जो जोश है, गर्माहट है, स्नेह है, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं और उनसे हम सब आग्रह करें कि सर आप मंच पर आएं और अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें, भविष्य के बिहार की रूपरेखा तय करें। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। आज मन की बात में तारापुर में आज आया हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित मुंगेर के माननीय विधायक आदरणीय प्रणय जी, तारापुर के माननीय पूर्व विधायक आदरणीय राजीव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की संगठन की प्रभारी बहन लाजवंती झा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अरुण पोद्दार जी, आदरणीय रोहित जी, इस इलाके के बहन प्रमुख, इस मंच पर उपस्थित, मंच के सामने उपस्थित सकलदेव बिन जी, पिंकू मेहता जी, हमारे मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव अनुपम जी, हमारे डीजी कुंदन कृष्णन जी, यहाँ के जिलाधिकारी निखिल जी और सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस अमैया पंचायत, अमैया बजलपुर दोनों का जो स्नेह प्यार इस इलाके का मिल रहा है, मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं साथियों। क्योंकि पहली बार आपका मैं विधायक बना हूं और पहली बार में ही बिहार का मुख्यमंत्री बन गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। मैं विधायक तो कई बार रहा हूं, विधान परिषद का सदस्य रहा हूं, लेकिन जिस इलाके में जन्म लिया था, पहली बार सेवा करने का मौका मिला और आपके माध्यम से आज प्रदेश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की गद्दी पर बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथी। ये मेरे लिए भी चुनौती है, मेरे लिए भी एहसास है कि बिहार को बदलना है, बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है और विकसित भारत का सपना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है,
अभी मन की बात में उन्होंने कई तरह की चीजों को बताया, किस तरह दुनिया को शांति का संदेश देने का काम भगवान गौतम बुद्ध ने किया था सर। किस तरह चौर में चिड़िया साइबेरियन बर्ड आकर आपके खेतों में घूमने का काम करती है, आपके खेतों से फसलों का जो अनाज बच जाता है उसको उठाकर ले जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस बिहार की समृद्धि को रास्ते पर रखना। लंबे समय तक नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाया है, सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने का काम किया है, स्कूल पहुंचाने का काम किया है, बच्चियों को स्कूल तक पहुंचाने का काम किया है, और हमारी जो महिला बहनें इसको उद्योग धंधे से जोड़ने का काम किया है। लेकिन अब इसको और तेज गति से बढ़ाना है। अभी कई चीजें हमने फैसला लिया है साथियों। आपके यहां से लेकर पूरे प्रदेश में मैं देखता था कि ब्लॉक की स्थिति थोड़ा गड़बड़ थी, तो मैंने कहा मुख्यमंत्री कार्यालय ब्लॉक, अंचल और थाने को मॉनिटरिंग करने का काम करेगा, आपकी समस्या को समाप्त करने का काम करेगा। और ये महीने में 2 दिन कैंप लगाएंगे ये लोग। पूरे प्रदेश में यह सूचना दी जा रही कि महीने में 2 दिन पंचायत में कैंप लगेगा। सहयोग कार्यक्रम के तौर पर यह पूरे प्रदेश में अभियान हम चलाएंगे, और 1 महीने से अधिक कोई भी पदाधिकारी यदि फाइल अपने पास रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम करेंगे। क्योंकि हमारा एहसास है कि बिहार की जनता को ब्लॉक तक आसानी से पहुंचाना है, आपकी सुविधा को बढ़ाना, आपके मूलभूत सुविधा आपके घर तक पहुंचे। जिस तरह बिजली में आप याद कीजिए, 125 यूनिट बिजली जब हम लोग निर्णय ले रहे थे तो डर लग रहा था कि 20,000 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे। लेकिन हम लोग सफल हुए साथियों। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, मैं वित्त मंत्री था, और आज वित्त की कोई कमी नहीं है साथियों। आगे आप देखिएगा जो भी काम बचा है इस बिहार में, सभी काम को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। कई चीजें मैं जब भी आता था इस इलाके में लोग कहते थे सड़क चौड़ीकरण करने हैं, रेलवे ट्रैक बिछाने हैं। अभी सभी पहाड़ों को सजाना शुरू मैंने कर दिया, और इस इलाके के लोगों ने कहा था कि ढोल पहाड़ी को सजा दीजिए। आज मैं आपका शिलान्यास करने आया हूं, और ये आज ही से काम शुरू कर दिया जाएगा। मैंने कल ही देगड़ा पहाड़ पर भी 26 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, और उसको भी क्योंकि वहां तो पांडवों ने आकर वहां भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, और यहां पर तो ढोल पहाड़ी में तो जितने हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी थे उनका कैंप था। ये सारी व्यवस्था में होती है, उस पानी को भी गंगा करने का काम, सिंचाई का काम, चाहे वो हलबड़ा डैम हो, चाहे वो खड़गपुर झील हो, शिववाहिनी नदी का झील हो, तमाम जगह गंगा जी का पानी पहुंचाने का काम का अभियान चल रहा है। और मैंने आज ही डायरेक्शन दिया है कि बांका जिला में और फुल्ली डूमर से लेकर बिलास डैम से लेकर कई डैम है जिसको पानी गंगा जी से देकर इस पूरे इलाके में
गंगा जी की पानी पहुंचाने का काम करना है साथियों, क्योंकि किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा तब तक हम मजबूत नहीं होंगे, और जब तक किसानों के हाथ में पैसा नहीं पहुंचेगा तब तक हमारे पास रोजगार खड़ा नहीं हो पाएगा। हम अभी जमीन अधिग्रहण का भी काम कर रहे हैं। देखिए, कुछ कष्ट तो होता ही है। मैं अभी, मेरे को रिपोर्ट मिला पिछले एक सप्ताह पहले कि तारापुर में मेरा भी घर है और मेरे घर के भी सीढ़ी को तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। इसलिए किसी का भी जमीन निजी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि सरकारी जमीन पर घर बना है उसको ध्वस्त होना ही होगा, उसको कोई बचा नहीं, क्योंकि जनता की अपेक्षा है सुंदर बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के सपनों को साकार करना है। अब तो सारी फैक्ट्रियों को बिहार लाना है। अभी आपको जानकर खुशी होगी, लोग पूछते हैं कि कहां फैक्ट्री लग रहा है। मैं बताना चाहता हूं, हमने टारगेट किया है कि 20 नवंबर 2026 तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार की धरती पर कराने का काम करेंगे। और आप सोचिए, 1,36,000 करोड़ रुपया पीरपैती में अभी पावर प्लांट लग रहे हैं 36,000 करोड़ का। हमने कहा इसको और बढ़ाइए, 50,000 करोड़ का और प्लांट लगाने के लिए मैंने सहमति के लिए सैद्धांतिक सहमति दिया है। इसी तरह, क्योंकि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार में बिजली का उत्पादन, और अभी जो गंगा जी से पानी हम ले जाएंगे उसको सोलर युक्त करेंगे, और सोलर युक्त करके पंप स्टोरेज करके उससे भी बिजली उत्पादन करेंगे। और जो आपके घरों पर, क्योंकि 125 यूनिट बिजली अभी हम मुफ्त देते हैं, लेकिन हम ये व्यवस्था करना चाहते हैं कल सरकार की जरूरत आपको नहीं पड़े, और हम ये व्यवस्था खड़ा करें कि हम सबके घरों पर 1 किलोवाट सोलर युक्त बिजली आपके घरों पर हम लगाएं, जिससे कि आपके घरों में 125 यूनिट बिजली अभी मुफ्त मिलता है, और जैसे ही सोलर युक्त बिजली आपके घरों पर लग जाएगा तो आपको 150 यूनिट आपके घरों को बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए लगातार आपके काम को बढ़ाना है साथ। अभी हमारी बहन बता रही थी कि फील्ड बनाना है, स्कूल महाविद्यालय बनाना है। अभी तुरंत असरगंज में हम लोगों ने महाविद्यालय बनाया है, और फील्ड बनाने के लिए मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि यदि जमीन है तो गांव के लोग बताने का काम कीजिए, नहीं तो सरकार आपके यहाँ जमीन खरीद कर भी आपके यहाँ फील्ड बनाने का काम करेगी, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। इसलिए आपके सारे अधूरे सपने को ही साकार करने के लिए हम आए, चाहे वो 4 लेन सड़क हो, और आप तो आपके बगल में यहां से कलकत्ता के लिए एक्सप्रेसवे आने वाला है, और सीधे यहां चढ़िएगा, ट्रेन से जाते हैं तो रात भर लगता है साथियों, लेकिन यदि 4 लेन सड़क यहां से बन जाएगा तो अमैया बजलपुर से चलिएगा और 5 से 6 घंटे में कलकत्ता पहुंचने का काम कीजिएगा साथियों। इसलिए कई जगह हमें जाना है आज, लेकिन जिस तरह अमैया बजलपुर के लोगों ने, पूरे पंचायत के लोगों ने, संग्रामपुर के लोगों ने, चाहे वो और भी कई गांव, मगरपा, छोटकी मगरपा, बड़की मगरपा, चाखंड, गोरो, सभी गांव ने जिस तरह हमें साथ दिया है, मैं ये ऋण तो नहीं उतार पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने लोकतंत्र में बहुत भरोसा करता हूं साथियों। जिसने एक बार वोट दे दिया उसके लिए तो मैं गुलाम ही हूं साथियों, और जनता का आशीर्वाद यहां भी मिला, और आपने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
आजादी के बाद जितने वोट तारापुर विधानसभा में पड़े, सबसे अधिक वोटों से भी जिताया और सबसे ज्यादा वोट भी देता। और अमैया बजलपुर ने तो असरगंज में सबसे ज्यादा वोट से जिताने का भी काम आप ही लोगों ने किया है। इसलिए आपके सारे अधूरे सपने हमारा पूरा करने का दायित्व है। और मैं तो इसी तरह मन की बात के माध्यम से आपके बीच में आता हूं। स्वाभाविक है, आपको विधायक तो नहीं मिला है, मुख्यमंत्री मिला है। और विधायक स्वाभाविक है, विधायक आपके गांव में जाते, घर में जाते, मैं नहीं जा पा रहा हूं। हमको भी पीड़ा लगती है, लेकिन बिहार के लोगों ने मोदी जी और नीतीश जी पर भरोसा करके 202 सीट दिया है, तो बिहार को सुंदर बनाने का काम भी ये तारापुर का बेटा ही करने वाला है। इसलिए मैं फिर से आज मन की बात में आपके बीच में आया और लगातार इसी तरह किसी न किसी पंचायत में मैं आता रहूंगा, आपके काम को आगे बढ़ाता रहूंगा और आपके समृद्धि को रास्ता खोलूंगा। और जैसे ही जमीन उपलब्ध हो जाएगा साथियों, यहाँ फैक्ट्री भी लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए एकदम नौजवानों को मैं जरूर कहूंगा कि जो लोग बाहर जा रहे हैं, अच्छे नौकरी करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो रोजगार करने जा रहे हैं, हमारी सरकार का कमिटमेंट है आगे के दिनों में एक एक व्यक्ति को चुनकर बिहार की धरती पर ही रोजगार देने का काम करेंगे साथ। और हमारी बहनें भी यहाँ बैठी है हजारों की संख्या। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि आपको, जिन लोगों को हमारी राशि उद्योग लगाने के लिए आपको मिल गया है और जिनको नहीं मिला, वो जरूर आवेदन करिए। अगले माह मई माह में जितने आवेदन आएंगे सबको राशि देने का काम हमारी सरकार करेगी, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए आज तारापुर, असरगंज, खड़गपुर, संग्रामपुर, टेटिया बंबर और इस पूरे मुंगेर जिला और पूरे बिहार वासियों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि सबने मोदी जी के मन की बात को सुना और मन की बातों के बाद इस बिहार की समृद्धि के लिए हम लोग लग जाए और भारत विकसित हो, यही कल्पना को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। आप तमाम लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देते हुए एक बार जरूर करूंगा, बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। तारापुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्राट